अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। पर्पस ऑफ डायग्नोसिस के हमारे पास 2 एम्स हैं। एक ये कि हम पेशेंट को जो है वो फुली ट्रीट कर सकें विद अप्रोप्रिएट प्लान ऑफ केयर और इंटरवेंशन उसकी अच्छे से स्ट्रैटेजी बना सकें। दूसरा ये है कि हम उसे आगे जो है वो मेडिकल रेफर कर दें, यानी कि अगर वो हमारे डोमेन में लाई नहीं कर रहा तो हम उसको जो है वो फिजिशियन की तरफ रेफर कर दें। इसके बाद हमारा डायग्नोसिस का ये पर्पस होता है कि हम पेशेंट की जो पेन आ रही है उसको जो है वो हम डिक्रीज़ करें, उसको जो है हम वापस प्रॉपर फंक्शनिंग की तरफ लेके आ सकें और डिसेबिलिटी को कम कर सकें। अगर ये सारी चीज़ें हमारे प्लान ऑफ केयर बनाने के बावजूद जो है वो कम नहीं हो पा रही हैं, इसका क्या मतलब है कि या तो हमने डायग्नोसिस ठीक नहीं बनाया है या फिर हमें पेशेंट को रेफ़र करने की ज़रूरत थी। और दूसरा ये आ जाता है कि हमारे पास जो हम स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए, उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को जो है वो सिस्टमेटिक कोई डिजीज़ है, या जैसे कि कोई ऑर्गन की डिजीज़ है, स्टमक की डिजीज़ है, लिवर की, किडनी की है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ उसको नहीं है। तो ये हमें हेल्प करती है कि हम पेशेंट को जो है वो आगे रेफ़र कर दें फिजिशियन की तरफ। अच्छा, अब जैसे हमें पता है कि फिजियोथेरेपिस्ट को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो हासिल है, ठीक है, उनको ये भी ऑटोनॉमी है या उनको ये भी इख्तियार है कि वो पेशेंट को आगे रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसको हासिल करने के लिए, इस चीज़ को हासिल करने के लिए कि फिजियोथेरेपिस्ट को ऑटोनॉमी है और उनके पास पावर है कि वो आगे पेशेंट को रेफ़र कर सकें, इस पर जो है वो काफ़ी अर्से से काम हो रहा था। उन्होंने बताया हुआ कि 1984 में एप्टा हाउस ऑफ डेलीगेट्स ने ये इस्टेब्लिश की थी डायग्नोसिस की डेफिनेशन के फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को अपनी नॉलेज की बेस पे और अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ की बेस पे जो है वो आगे रेफर कर सकता है और उसका डायग्नोसिस बना सकता है। उसके बाद 1990 में भी जो है वो इस पे काम हुआ कि फिजिकल थेरेपिस्ट कैसे जो है वो डायग्नोसिस का प्रोसेस डेवलप करने में जो है वो कौन कौन सा रोल प्ले कर सकता है। उस पर सबसे पहले था कि इंगेज हो सकता है इन डायग्नोस्टिक प्रोसेस। दूसरा ये है कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो इंगेज हो सकता है डायग्नोस्टिक प्रोसेस में, यानी कि पेशेंट का डायग्नोसिस बना सकता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स जो भी उसके हमने एग्जामिनेशन की होती है, एवेल्युएशन की होती है, उसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए होते हैं उसकी बेस पे जो है वो उसका डायग्नोसिस बना सकता है। और थर्ड पॉइंट ये था कि जो भी डायग्नोसिस का हमारे पास रिजल्ट आया होता है या डायग्नोसिस बना होता है, फिजिकल थेरेपिस्ट वो जो है उस डायग्नोसिस को जो है वो दूसरे प्रैक्टिशनर्स के साथ डिस्कस कर सकता है और उसके कम्युनिकेट भी कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट आती है हमारे पास प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर क्या है कि प्राइमरी केयर वो केयर है जो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है एट द फर्स्ट कॉन्टैक्ट और ऑन द कॉन्टीन्यूस बेसिस। प्राइमरी केयर में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आते हैं। हमारे पास आता है प्राइमरी प्रिवेंशन और दूसरा आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। प्राइमरी प्रिवेंशन में जो है वो हम डिजीज़ की अकरेंस को प्रिवेंट करते हैं और जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है उसमें जो है वो हम डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो कर देते हैं। प्राइमरी केयर को हम इस बात से डिफाइन नहीं करते कि उसको कौन प्रोवाइड करा है, यानी कि या उसको फिजिकल थेरेपिस्ट प्रोवाइड करा है या उसको जो है वो फिजिशियन प्रोवाइड करा है, लेकिन हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो क्या फंक्शंस प्रोवाइड करे। यानी कि जैसे पेशेंट की हमने डिजीज़ को कम करना है, चाहे वो फिजिकल थेरेपिस्ट करे चाहे वो फिजिशियन करे, लेकिन हमने उसकी जो डिजीज़ उसकी अकरेंस है उसको कम करना है। जैसे कि हाइपरटेंशन को जो है वो फिजिशियन कम कर सकता है और जो बैक पेन या फिर पोस्चरल चेंजेस है उसको फिजिकल थेरेपिस्ट प्रिवेंट कर सकता है। प्राइमरी केयर हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। वो कैसे कि हम इसमें जो है वो डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, ट्राइएज मेथड, एग्जामिनेशन मेथड, इवैल्यूएशन, रेफरल, इंटरवेंशंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, ताकि हम जो है वो पेशेंट को डिजीज से प्रिवेंट कर सकें और नॉर्मल लेवल ऑफ फंक्शनिंग की तरफ ला। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एक्सेस वर्सेस प्राइमरी केयर। डायरेक्ट एक्सेस में ये है कि जो फिजिकल थेरेपिस्ट है उसको डायरेक्ट एक्सेस है कि पेशेंट जो है वो उसके पास डायरेक्टली आ जाए विदाउट एनी रेफरल फ्रॉम फिजिशियन, फ्रॉम डेंटिस्ट, फ्रॉम कायरोप्रैक्टर। पेशेंट जो है वो डायरेक्टली फिजिकल थेरेपिस्ट को अप्रोच करता है। सेकंड हमारे पास आता है प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर में वो केयर प्रोवाइड की जाती है, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन एनी ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट, और इसमें जो है वो हमारे पास कंप्रिहेंसिव और जो है वो पर्सनल केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑटोनॉमस प्रैक्टिस। ऑटोनॉमस प्रैक्टिस जो है इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर पीस ऑफ एप्टा विजन 2020 स्टेटमेंट। इसमें यह है कि फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उसको ऑटोनॉमी हासिल है, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, ही द प्रोफेशन इज सेल्फ गवर्निंग। और इसमें यह है कि ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम देखा जाए तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑटोनॉमस प्रैक्टिस में आ जाता है कि फिजिकल थेरेपिस्ट को डायरेक्ट एक्सेस है, ठीक है, पेशेंट को फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाने की डायरेक्ट एक्सेस हासिल है। प्रोफेशनल एबिलिटी टू रेफर टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी कि फिजिकल थेरेपिस्ट को ये एबिलिटी है, राइट है कि वो पेशेंट को किसी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रेफर कर सके। फिर उसके बाद आता है प्रोफेशनल एबिलिटी टू रेफर टू अदर प्रोफेशंस, यानी कि फिजिकल थेरेपिस्ट को राइट है कि वो पेशेंट को किसी अदर प्रोफेशनल यानी जैसे कि फिजिशियन को रेफर कर सकता है, डेंटिस्ट को, कायरोप्रैक्टर को रेफर कर सकता है। फिर आ जाता है प्रोफेशनल एबिलिटी टू रेफर फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि फिजिकल थेरेपिस्ट को ये ऑटोनॉमी है या उसके पास ये राइट है कि वो पेशेंट को कोई भी टेस्ट जो है वो लिख के दे सकता है, इवन कि वो CBC वगैरह का भी हो सकता है।